My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA 4th semester English. तो फर्स्ट यूनिट को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट आपको बताएंगे। पूरी तरीके से आपको समझ में सारी चीज़ें आती चली जाएंगी। प्रत्येक वर्ड की वर्ड मीनिंग बताते हुए, सेंटेंसों का ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको लर्न करने में कोई परेशानी ना हो। आप पूरी तरह से उसी को समझ जाएंगे। मित्रों, यदि आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में अवश्य शेयर कर दें तथा कमेंट के रूप में हमको अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिटरल ट्रांसलेशन वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन। ये क्या होता है? लिटरल का मतलब होता है मित्रों शाब्दिक, यानी कि शाब्दिक अनुवाद। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब होता है शाब्दिक अनुवाद वर्सेस बनाम फ्री ट्रांसलेशन। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र अनुवाद, यानी कि शाब्दिक अनुवाद और स्वतंत्र अनुवाद। इन दोनों को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे कि इनमें क्या अंतर होते हैं, क्या इनकी डिफिनेशन है, किस तरह से हम इसको समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ड को बहुत ही डीपली आप समझते चलें। लिटरल ट्रांसलेशन इज द रेंडरिंग ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, one word at a time without considering the meaning of the text as a whole। जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है, शाब्दिक अनुवाद होता है, इज द रेंडरिंग, उसका जो प्रतिपादन हुआ है ऑफ ए टेक्स्ट, वो किससे हुआ है? शब्द के रूप में हुआ है। जो शाब्दिक ट्रांसलेशन हुए हैं, सब शाब्दिक रूप से जो अनुवाद किए गए हैं, उनका जो है प्रतिपादन जो है टेक्स्ट से किया गया है, अर्थात उनका जो है शब्दों से लेना देना है, उससे शब्दों से ट्रांसलेट किया गया है। फ्रॉम वन लैंग्वेज, जो कि एक भाषा से दूसरे में परिवर्तन किया गया है इसको। वन वर्ड एट ए टाइम, और एक शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है। विदाउट कंसिडरिंग द मीनिंग, बिना अर्थ को जो है मानते हुए, समझते हुए, हम उसको ज्यों का त्यों क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मित्रों, ऑफ द टेक्स्ट एज ए होल, संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से उसको क्या करते हैं, उसी तरह से जो है लिख दिया जाता है ट्रांसलेट करके। उसमें किसी प्रकार के उनके शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ये हुआ आपका लिटरल ट्रांसलेशन की बात। आगे देखेंगे, लिटरल ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन। जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है, शाब्दिक अनुवाद होता है, उसको जो हम सीधे तौर पर डायरेक्ट ट्रांसलेशन के रूप में भी जानते हैं, यानी कि सीधा अनुवाद। किसी चीज़ का जो है सीधी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया जाए, उसी क्रम में, उसी भाव में, तो वो जो है लिटरल ट्रांसलेशन के अंतर्गत आता है। आर वर्ड टू वर्ड, या शब्द के शब्द के रूप में, एक शब्द से दूसरे शब्द के रूप में ट्रांसलेट करना, ये लिटरल ट्रांसलेशन की बात होती है। मित्रों, इन ट्रांसलेशन स्टडीज, यानी कि ट्रांसलेशन के अध्ययन में आप समझेंगे कि जब हम ट्रांसलेशन का अध्ययन करते हैं तो उसमें ये चीज़ें हमको अवश्य जानना चाहिए, उनके विषय में अवश्य ही पूरी जानकारी हमको होनी चाहिए। मित्रों, तो हम देखेंगे लिटरल ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट ट्रांसलेशन आर वर्ड टू वर्ड। जो शाब्दिक अनुवाद होते हैं वह एक शब्द से दूसरे शब्द में सीधे जो है प्रयोग करने वाले जाने जाते हैं ट्रांसलेशन के रूप में। इन ट्रांसलेशन स्टडीज, यानी कि अनुवाद के अध्ययन में, ट्रांसलेटर्स यूज लिटरल ट्रांसलेशन। जो अनुवादक होता है, जो ट्रांसलेटर होता है, वो प्रयोग करता है शाब्दिक अनुवाद का, यानी शब्दों का प्रयोग वो पूरी तरह से उसी तरह के शब्द का यूज वो कर देता है। जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना हुआ, तो जो इंग्लिश की मीनिंग हिंदी में मिलेगी, उसी को ट्रांसलेट वो करेगा। फॉर टेक्निकल ट्रांसलेशन ऑफ लीगल, एक तकनीकी से युक्त ट्रांसलेशन को करता है जो लीगल होता है। लीगल का मतलब जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है, और साइंटिफिक होता है। साइंटिफिक का मतलब वैज्ञानिकता उसमें होती है, उसमें जो है विशेष चीज़ें होती हैं। आर टेक्निकल टेक्स्ट, जो कि एक तकनीकी से भरा हुआ शब्द के रूप में होता है, मूल पाठ के रूप में होता है, तो उसे हम लिटरल ट्रांसलेशन के रूप में जानते हैं। मित्रों, सिंस द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट्स द टेक्स्ट बाय लुक एट ईच वर्ड सेपरेटली इन दिस टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, यानी इस प्रकार के ट्रांसलेशन में द ट्रांसलेटर ट्रांसलेट द टेक्स्ट, जो अनुवादक होता है वो शब्दों का ट्रांसलेशन अनुवाद करता है बाय लुक एट ईच वर्ड सेपरेटली, यानी प्रत्येक शब्दों को अलग अलग समझ करके, यानी जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में जो शब्द होते हैं उन शब्दों को अलग अलग जान करके, समझ करके, तब वो उसी का ट्रांसलेशन करता है। ये हमें जानना है। मित्रों, आगे देखेंगे, द ओरिजिनल मीनिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, जो वास्तविक अर्थ होता है
शब्द का, मूल पाठ का जो वास्तविक अर्थ निकलता है, जो मीनिंग निकलती है, मे बी अल्टर्ड आर लास्ट, वो जो है वास्तविक अर्थ जो उससे निकल पाता है वो खो भी जा सकता है, वो भाव जो है लुप्त भी हो जाते हैं जब हम जो है लिटरल ट्रांसलेट को करते हैं मित्रों। दिस इज स्पेशली ट्रू इन द ट्रांसलेशन ऑफ नॉन टेक्निकल टेक्स्ट, ये जो है प्रमुखतया सत्य है इन द ट्रांसलेशन, अनुवाद में चीज़ें सत्य मानी जाती हैं। ऑफ नॉन टेक्निकल टेक्स्ट, जो कि बिना टेक्निकल, बिना तकनीक, बिना ग्रामेटिकल पॉइंट को यूज किए हुए जो तकनीक होती है उससे ये विशेष रूप से सही होते हैं। सच एज लिटरेचर, जैसा कि साहित्य में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल समझेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन कैन रिजल्ट इन मिसट्रांसलेटिंग, इसको हम इस तरह से जानेंगे। दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन यानी इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं, कैन रिजल्ट्स, उनका जो परिणाम हो सकते हैं, इन मिस ट्रांसलेटिंग, वो जो है गलत तरीके से ट्रांसलेट करने के जो अर्थ निकलते हैं वो गलत हो सकते हैं। जैसे इडियम्स के रूप में अनइंटेलिजिबल सेंटेंस, जिसमें कि जो है अनइंटेलिजिबल सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो उससे अलग होते हैं। और ग्रामर स्ट्रक्चर, या उनका ग्रामर स्ट्रक्चर जो होता है वो भिन्न होता है, अलग होता है, जो उससे समानता नहीं खा पाते हैं। मशीन ट्रांसलेशन इन द अर्ली पीरियड बियर नोन आर दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, जो यंत्रीकरण के समय में मशीन के रूप में जो ट्रांसलेशन किए थे, कंप्यूटराइज, जो कंप्यूटर के द्वारा जो है सॉफ्टवेयर के द्वारा जो ट्रांसलेशन होते हैं इस पीरियड में, अगले आने वाले समय में जो हो रहे हैं, उनको जो है इसी टाइप के ट्रांसलेशन के रूप में हम जानते हैं कि जो शाब्दिक ट्रांसलेशन कर सकते हैं, उनसे भाव से कोई मतलब तात्पर्य नहीं होता है मित्रों। तो यही चीज़ हमें, तो यहाँ पर हम देखेंगे मित्रों कि जो मिस ट्रांसलेशन होते हैं वो उसी प्रकार से होते हैं, जिस बात को हम कहना चाहते हैं वो बातें उसमें से अलग हो जाती हैं, क्योंकि हम शाब्दिक अर्थों का ट्रांसलेशन करते हैं, शब्दों पर विशेष बल देते हैं। जैसे मान लीजिए कहा जाए कि वह बहुत ही दुखी है, तो ही इज़ वेरी सैड, इस तरह से कहते हैं। ही इज़ डीपली सैड, वो बहुत ज़्यादा गहराई से दुखी है। अब डीपली शब्द का प्रयोग और वेरी शब्द के प्रयोग में दोनों में अंतर हो सकता है, समझने में अंतर हो सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर भिन्नता मिल सकती है। एज दे ओनली यूज टू डाटाबेस, जो डाटाबेस उसमें फीडिंग होती है उसी के अनुसार वो प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। ऑफ वर्ड्स, उन शब्दों का। ऑफ देयर ट्रांसलेशन इन डिफरेंट लैंग्वेज, जो उनकी भिन्न भाषा होती है, जैसे हिंदी से इंग्लिश में हुआ, या इंग्लिश से हिंदी में किया, या इंग्लिश से उर्दू में किया, तो जिस भी भाषा में वो ट्रांसलेशन करते हैं वो उसमें से उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेज होती हैं, तो डिफरेंट लैंग्वेजेज में उसको ट्रांसलेट किया जाता है। आगे देखेंगे, मोर एवर लिटरल ट्रांसलेशन आल्सो हैव ए रोल इन द क्रिएशन ऑफ पिडगिन लैंग्वेजेस। सारे मित्र ध्यान देंगे, मोर एवर प्राय जो है, मोर ओवर अधिकाधिक रूप से, लिटरल ट्रांसलेशन जो होता है, जो शाब्दिक अनुवाद होते हैं, आल्सो हैव ए रोल इन द क्रिएशन, उनकी एक तरह से उनकी एक अलग भूमिका होती है। ऑफ पिडगिन, पिडगिन का मतलब होता है शामिल होना, वो अलग अलग तरीके से जो है उसमें अपने भाव को प्रकट करते हैं मित्रों। भाषा के फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेट्स, जो फर्स्ट जनरेशन है, जो पहली पीढ़ी जो चल रही है, इस पीढ़ी की बात, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट का मतलब होता है कि अप्रवासी जो लोग उससे अलग हुए हैं, जो जिससे अलग थे। ऑफन यूज लिटरल ट्रांसलेशन, उस भाषा से जो लोग अलग थे वो प्रायः जो है इसी तरह के लैंग्वेज यानी भाषा का प्रयोग करते हैं कि शाब्दिक ट्रांसलेशन पर वो विशेष बल देते हैं कि जिस शब्दों का प्रयोग जिसके लिए हुआ है उसी को ज्यों का त्यों ट्रांसलेशन के रूप में लिखते हैं, ये हमें समझना है। स्पीकिंग दियर पेरेंट्स, जैसे वो अपने माता पिता से बातें करते हैं। नेटिव लैंग्वेज, वो उनका जो है एक देश की भाषा वो होती है, तो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं अपने परिवार में करते हैं तो वो उसी तरह से उसको बोलते हैं। एंड न्यू कंट्रीज लैंग्वेज, और नए देश के रूप में उस लैंग्वेज का वो प्रयोग करते हैं कि वो दूसरे देश की भाषा है, तो उसमें किसी प्रकार से उनको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता है। दिस रिजल्ट इन ए मिक्स ऑफ टू लैंग्वेजेस, तो ये जो परिणाम होता है, इस परिणाम से हम प्राप्त करते हैं कि ये जो मिश्रित होती है, ये भाषा दो भाषाओं में युक्त हो जाती है, अर्थात दो रूपों में इसको जाना जाता है। जैसे तमाम सारे वर्ड्स इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं
कि हिंदी भी रहता है उसमें, इंग्लिश भी रहता है, तो कंबाइंड वर्ड्स रहते हैं, कंबाइंड लैंग्वेज रहती है, लेकिन हम भाव पूरी तरह से उसको समझ जाते हैं। विच इज क्वाइट सिमिलियर टू पेडगिन, जो कि पेडगिन के रूप में शामिल होता है। पूर्णतया जो है उसको हम एक अप्रवासी के रूप में जानते हैं कि हमसे जुड़ी हुई वो भाषा संबद्ध भाषा मानी जाती है मित्रों। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, फ्री ट्रांसलेशन के बारे में। फ्री ट्रांसलेशन के विषय में आप जानते हैं, फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र और ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद, यानी स्वतंत्र तरीके से ट्रांसलेशन किया जाना फ्री ट्रांसलेशन कहलाता है, जिसमें किसी प्रकार की ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू या शाब्दिक भावों पर विशेष बल न दिया जाए, तो वो फ्री ट्रांसलेशन होता है। अब आप देखेंगे इसमें, फ्री ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट इन सच ए वे एज इट रिप्रोड्यूसेस, यानी जिस तरह से वो भाव प्रकट करता है टेक्स्ट में, उसी तरह से शब्दों का ट्रांसलेशन किया जाता है। फ्री ट्रांसलेशन इज ट्रांसलेटिंग ए टेक्स्ट इन सच ए वे एज इट रिप्रोड्यूस, जिस तरह से वो उसमें पाया जाता है, भाव से उत्पन्न किया जाता है, जिस तरह से भाव बताता है उसी तरह से उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। द जनरल मीनिंग, एक जनरल मीनिंग मान करके हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग के लिए वहां पर बल नहीं दिया जाता है मित्रों। यही चीज हमें जानना है। आप दी ओरिजिनल टेक्स्ट, जो वास्तविक मूल पाठ का जो अर्थ निकलता है शब्दों का, उस पर हम विशेष ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जो है फ्री ट्रांसलेशन होता है तो हम साहित्यिक भावना से उसको ट्रांसलेट करते हैं, जिससे कि पाठक समझ जाए और जो लिखने वाला है उसका भी ट्रांसलेशन हो जाए। यह चीजें इस पर विशेष बल दी जाती हैं। अनलाइक इन लिटरल ट्रांसलेशन, यानी कि जो शाब्दिक अनुवाद होते हैं वो नापसंद किए जाते हैं, उनको नहीं वो पसंद करते हैं। फ्री ट्रांसलेशन डज नॉट इन्वॉल्व रेंडरिंग वर्ड टू वर्ड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट। जो फ्री ट्रांसलेशन होता है, स्वतंत्र ट्रांसलेशन होता है, वो शब्द ब शब्द जो है मीनिंग के लिए जो है उसका प्रतिपादन नहीं किया जाता है, यानी शब्द ब शब्द उसको जो है हम मीनिंग के लिए जोर नहीं देते हैं उस पर, उसको हम एक भाव के रूप में भी ट्रांसलेट करते हैं। मोरिबर प्राय दिस टाइप ऑफ ट्रांसलेशन, इस प्रकार के जो अनुवाद होते हैं, मे नॉट क्लोजली फॉलो द स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो इस प्रकार के अनुवाद होते हैं, फ्री ट्रांसलेशन होते हैं, मे नॉट क्लोजली फॉलो, उनको हम पूरी तरह से क्लोजली फॉलो तो नहीं कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में, उसके आकार प्रकार के रूप में, या जो है ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, फिर भी हम उसको पूरी तरह से समझ लेते हैं कि इसमें क्या बातें बताई गई हैं। इन एडिशन इट डज नॉट पे क्लोज अटेंशन, यानी कि शताब्दियों तक जो है इस पर जो है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। क्लोज अटेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को विशेष गहराई से देखना, तो इस पर विशेष तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। टू डिटेल्स, इसके स्पष्टीकरण के विषय में, इसके डिटेल के विषय में गहराई से विचार नहीं किया गया। एंड मे इन्वॉल्व एडिंग और डिलीटिंग कंटेंट व्हाइल कीपिंग द जनरल मीनिंग इन फैक्ट, जो कि प्रायः जो है इसमें ये देखा जा रहा है कि जो जनरल मीनिंग होती है, जो वास्तविक अर्थ होता है, उसको ना लिखा ही गया, ना एड ही किया गया, और ना उसको डिलीट ही किया गया। उसके भाव के अनुसार कंटेंट उसका बना रहा, जो भी ट्रांसलेशन था उसको उसी रूप में लिखा रहने दिया गया मित्रों। व्हाइल कीपिंग द जनरल मीनिंग इन टैक्ट, जबकि उसमें एक जनरल मीनिंग की आवश्यकता होती थी या पड़ती रहती थी, लेकिन उसको जो का त्यों लोग समझते चले जाते थे और उसको उस तरह से लिखते चले जाते थे। ट्रांसलेटर्स यूजुअली मेक सच अल्टरनेशन, जो अनुवादक होता था वो इसी प्रकार का जो है अल्टरनेशन यूज करता था, अनुवाद बनाने की जो पद्धति उसकी थी उसी प्रकार से प्रयोग करता था। टू कीप द कंटेंट, वो अपने कंटेंट को, वो अपने क्रम को जो है जारी रखता था। एंड लैंग्वेज फ्लुएंट एंड नेचुरल, और जो उसकी भाषा होती थी वो पूर्णतया जो है प्रवाहमयी हो जाती थी और स्वाभाविक हो जाती थी मित्रों। फ्लुएंट होती थी और जो है नेचुरल बन जाती थी, क्योंकि वो उसको बनाता था और समझने वाले पाठक जो होते थे उसको समझ भी जाते थे। तो ये जो है फ्री ट्रांसलेशन के लिए विशेष जानकारी की बात थी मित्रों। अब हम देखेंगे फ्री ट्रांसलेशन के विषय में ही आगे बढ़ेंगे मित्रों। फ्री ट्रांसलेशन इज आल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम समझेंगे। जो फ्री ट्रांसलेशन होता है, स्वतंत्र अनुवाद
जो होते हैं इज आल्सो नोन, वो जाने जाते हैं किस रूप में, एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन, एक रचनाबद्ध ट्रांसलेशन के रूप में, एक रचना के रूप में अनुवाद जो है समझा जाता है उसको लेखन के रूप में। एंड इट इज मेनली यूज्ड और इन नॉन टेक्निकल ट्रांसलेशन, और प्राय जो है ये बिना तकनीकी वाले ट्रांसलेशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जिनको हम ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा न बांधते हुए, शब्दों के घेरे में ज़्यादा उसकी मीनिंग पर न आते हुए, हम केवल उनकी थिंकिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या विचार इसमें प्रकट किया गया है, यही चीज़ें हमको मिलती हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम उदाहरण के लिए कह सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी, जो ट्रांसलेशन होता है, जो अनुवाद होता है, जो शाब्दिक अनुवाद होता है शब्दों का, वर्क वो कार्य करता है मार्केटिंग मटेरियल्स ETC। मार्केटिंग मटेरियल का मतलब होता है जैसे बाजार के जो पदार्थ हैं, जो वस्तुएं हैं, उसके लिए वो प्रयोग किया जाता है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि जो आपका ये जो है ट्रांसलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल्स के रूप में इसको समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ लिटरेरी वर्क्स, ये जो लिटरेरी वर्क्स होता है, जो हमारा जो है मतलब शाब्दिक अर्थ जिसको निकाल करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, वो मार्केटिंग मटेरियल के रूप में होता है कि जिस शब्द को कहेंगे हम वही चीज़ हमको प्राप्त होगी। यदि हम उसमें भिन्नता या उसमें कुछ जोड़ करके बढ़ा करके कोई बात कहेंगे तो शायद वो चीज़ें हमको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी। आप समझ सकते हैं मित्रों, जैसे मैं या कोई भी मार्केट में गया तो उसको कोई सामान लेना है, तो उस सामान के लिए मान लीजिए उसको अंगूठी की ज़रूरत है, तो वो रिंग कहेगा, गोल्ड रिंग कहेगा, तभी उसको सोने की अंगूठी मिल सकती है। एप्पल कहेगा तभी उसको एप्पल मिल सकता है। उसके लिए कोई साहित्यिक मीनिंग या किसी प्रकार से परोक्ष मीनिंग का प्रयोग करना वहाँ पर उचित नहीं है। तो इस तरह से जो है जो लिटरल ट्रांसलेशन होता है, लिटरल ट्रांसलेशन को इस उदाहरण के रूप में आपको समझना है। मोर इवर, अधिकांश रूप से ट्रांसलेटर शुड हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ बोथ द सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। जो ट्रांसलेटर होते हैं, प्राय जो अनुवादक होते हैं, उनको पूर्णतः जो है इस विषय पर बहुत गहराई से ज्ञान होना चाहिए दोनों चीज़ों में। द सोर्स लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज है जिससे हम जुड़े हुए हैं, एंड टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी से हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो जो टारगेट लैंग्वेज हमारा है जिसमें हमें ट्रांसलेशन करना है, तो उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और जिस भाषा का ट्रांसलेशन हम उस भाषा में कर रहे हैं, उस भाषा पर भी हमें हमारा पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये ट्रांसलेशन लेटर के विषय में बताया गया है मित्रों। तो ये इस प्रकार के जो ट्रांसलेटर होते हैं, जो स्कॉलर टाइप में ज्ञान, यानी कि जो विद्वान स्कॉलर होते हैं, विद्वान ट्रांसलेटर होते हैं, वो दोनों भाषाओं का समुचित ज्ञान रखते हैं, तभी वो अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन को कर सकते हैं। एंड देयर कल्चर्स इन ऑर्डर टू डू ए फ्री ट्रांसलेशन, और उनकी संस्कृति के विषय में जानते हैं। यानी जिस कल्चर में हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, जिस कल्चर की भाषा का हम प्रयोग करने जा रहे हैं, उस कल्चर के भी बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उसको अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन कर पाएंगे और दूसरा जो पाठक होगा वो उसको समझ सकता है। तो ये चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखनी होती हैं ट्रांसलेशन करने के समय में। हमको इन दो बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जिस भाषा में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं उस भाषा का ज्ञान, प्लस जिस भाषा का हमें ज्ञान था। दो भाषाएं, एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करना, तो दोनों ही भाषाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, चाहे वो शाब्दिक रूप में हो, ग्रामेटिकल रूप में हो, और सांस्कृतिक रूप से हो, संस्कृति की तरह होना चाहिए। ये ज्ञान हमको हर तरह से होना चाहिए, तभी हमको अच्छे ट्रांसलेटर के रूप में जाना जा सकता है। तो ये वीडियो मित्रों आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और जिसको मैंने एक्सप्लेन किया हूँ, इससे आपके 2 टाइप्स क्वेश्चन बनेंगे। फर्स्ट टाइप में आपसे लिटरल ट्रांसलेशन के विषय में पूछा जाएगा, सेकंड टाइप से आपसे जो है फ्री ट्रांसलेशन के विषय में पूछा जाएगा, और तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो रहेगा कंबाइंड, यानी लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। राइट ए नोट ऑन लिटरल एंड फ्री ट्रांसलेशन। तो लिटरल और फ्री ट्रांसलेशन के विषय में आपको नोट्स लिखने के लिए पूछा जा सकता है, इसके विषय में कमेंट लिखने के लिए पूछा जा सकता है, तमाम सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप पूरी ही तरीके से इसको समझेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य करेंगे, तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। मित्रों, मैं आपके लिए वीडियो प्रेषित करता रहूँगा और प्रत्येक यूनिट का वीडियो आपको प्राप्त होगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हम चाहेंगे इसी के साथ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर अवश्य कर दें। नमस्कार, जय हिंद, जय